हेलो। देखिए, इससे पहले हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियोज़ बनाई हैं। उन दोनों वीडियो में हमने मैटर को क्लासीफाई किया है और बताया है कि जो मैटर होता है वो उसको हमने 2 वे में क्लासीफाई किया था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। नेक्स्ट जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो हमने डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर को छोड़ा था। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में डिफरेंस। देखिए, कंपाउंड्स कौन होते हैं? इन ए कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली, यानी कि कंपाउंड्स में कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं। लेकिन मिक्सचर में इन द मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स आर और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्सड एंड नॉट कंबाइंड केमिकली, यानी कि मिक्सचर में हमने तुमसे बताया था मिक्सचर में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसी भी रेशो में केमिकली कंबाइन नहीं होते, उसको हम सिंपली वैसे ही मिक्स कर देते हैं। कंपाउंड्स कौन होते हैं? द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स रेशो बाय मास, यानी कि कंपाउंड्स में जितने भी हम एलिमेंट पार्टिसिपेट कराते हैं उसका एक फिक्स रेशो होता है। यानी कि जैसे कि हमने H2O का बताया था, H2O में जो हाइड्रोजन होता है वो 1:8 का रेशो होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता बाय मास का, यानी कि उसमें जितने भी हम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स लेते हैं उनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, यानी कि कंपाउंड्स ऑलवेज क्या होंगे, सदैव होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, यानी कि उसके हर एक पार्ट का जो कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टेंट लॉस देयर आइडेंटिटी, यानी कि जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें जितने भी हम एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कराते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनको वो खो देते हैं और जो हमारा जो भी कंपाउंड्स बनेगा वो अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी को शो करेगा। इसका फोर्थ पॉइंट, जो कॉन्स्टेंट डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, यानी कि मिक्सचर में जितने भी हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कराते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को डिसअपियर नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टी सेम की सेम रहती है। फिफ्थ है हमारा, द कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि कंपाउंड्स में हम जितने भी उसमें कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट कराते हैं उसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मिक्सचर में हम उन एलिमेंट्स को, उन कंपाउंड्स को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, यानी कि जो भी हमारे मैटर्स हैं उनका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स पढ़ लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हमने क्लासीफाई किया था 2 वे में, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर। फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज थी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेज की, ऐसी ही केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर की। तो उनको सभी ने हमने पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है देयर मेजरमेंट, यानी कि हम मैटर को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मैटर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास ना 2 फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड होती है यूनिट। यानी कि जैसे कि हमारा एक 2 kg है, यानी कि हमने कुछ भी ले लिया, एक अमाउंट लिया 2 kg, तो इसमें जो kg होता है, किलोग्राम होता है, ये तो बोली जाती है उस मैटर की यूनिट। और जो 2 है हमारा, 2 होती है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और जो उसकी यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी। ओके, तो इसी के बेस पर जो कुछ फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल बेसिक यूनिट, तो जो हमारी फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होती हैं वो हमारी 3 होती हैं। कौन कौन सी? द क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल होती हैं क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारी मास, लेंथ एंड टाइम होती है। और हम इन चीज़ों को, मास को, लेंथ को एंड टाइम को जिस भी यूनिट्स में मेजरमेंट करते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब इसी को जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं इसको मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग वो दिए हैं, अलग अलग हमारी इनको मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स प्रोवाइड कराई है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच आर कॉमनली फॉलोड आर, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स हैं, हमने 3 लिए। फर्स्ट है हमारी CGS सिस्टम, यानी कि CGS सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी क्वांटिटीज़ है और यूनिट्स हैं, मास को हम मेजरमेंट करते हैं ग्राम में इन द CGS सिस्टम में, और लेंथ को मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकंड में। यानी कि ये हो गई हमारी C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, T मीन्स सेकंड, और सिस्टम हो गया हमारा ये। यानी कि CGS सिस्टम में हम मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं मीटर में, मास को मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकंड में। एक नेक्स्ट हमारी जो अभी मॉडर्न वो आई, हमारी मॉडर्न यूनिट्स की जो क्लास वो आई, सिस्टम आया, वो है हमारी SI यूनिट्स, है ना, SI सिस्टम, जिसको हम अभी यूज करते हैं। तो इसका SI यूनिट्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वाली हमारी 1960 में आई थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 7? एक तो होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। तो लेंथ की, यानी कि SI सिस्टम के बेस पर जो लेंथ की यूनिट होती है उसको हम मेजरमेंट करते हैं मीटर में, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मेजरमेंट करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं, जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को कैपिटल T से, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी सेकंड, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो यूनिट होगी SI वो होगी हमारी केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स है हमारा लूमिनियस, इसको हम IV से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है कैंडेला होती है ना, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट है हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो यूनिट होती है वो मोल होती है, और इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी जो मैटर्स होता है उनको मेजरमेंट करने की कुछ यूनिट्स थी 3, उसको हमने आपसे एक्सप्लेनेशन किया। नेक्स्ट है हमारा सम कॉमनली यूज क्वांटिटीज़, यानी कि जो भी हमने ये क्वांटिटीज ली इनका हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं उसको हमने एक्सप्लेनेशन करना है। फर्स्ट है हमारा मास क्या होता है भाई? मास होता है, यानी कि जैसे कि हमारा ये पेन है, तो इसमें जितना भी पदार्थ है, जितना भी पदार्थ इसमें लगा हुआ है, जितना भी इसमें मैटर लगा हुआ है, उसका टोटल जितनी भी मात्रा होगी वो उसका मास कहलाएगी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर प्रेजेंस होगा, उसका जितना भी अमाउंट प्रेजेंस होगा वो उसका मास कहलाएगा। यानी कि मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि किसी भी मैटर में किसी भी सब्सटेंस का जितना अमाउंट प्रेजेंस होता है वो उसका मास कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी फोर्स के बेस पर जितना भी वो, यानी कि ग्रेविटी फोर्स जितना भी फोर्स अट्रैक्ट करती है, फोर्स अप्लाइड करती है, वो उसका वेट कहलाता है। अब हमारे यूनिट्स होती है मास की, जैसे कि अभी हमने तुमसे बताया कि जो ऐसा यूनिट होगी मास की वो होगी किलोग्राम। तो 1 kg इक्वल टू होता है 10³ ग्राम के, है ना, या 1 kg इक्वल टू होता है 10⁶ मिलीग्राम के, 1 kg इक्वल टू होता है 10⁹ माइक्रोग्राम के। ऐसे हमारे ग्राम्स है, 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁶ माइक्रोग्राम, या 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है भाई? मान लिया हमारे पास का एक गिलास है, हमने एक गिलास लिया और इसमें हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद में हमने इसमें एक बॉल डाल दी, तो बॉल क्या होगी? बॉल क्या करेगी? इसमें जितना भी स्पेस अब्जॉर्ब करेगी, जितना भी वो स्पेस उसका एक्यूपाइड करेगी, तो ये वाला जो वाटर है, जितनी बॉल इसके वाटर के अंदर जाएगी उतना ही वाटर इसमें से बाहर निकलता जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जितना भी स्पेस
ऑक्यूपाइड किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम इट हैज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम लेंथ की पावर 3, यानी कि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो लेंथ की पावर 3 होती है। और लेंथ को हम किस में मेजरमेंट करते हैं भाई, मीटर में करते हैं, है ना। तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यानी कि 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 डेसीमीटर की पावर 3, या 1 मिलीलीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की पावर 3। 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 ml के। नेक्स्ट होता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर हम डेंसिटी की यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ मास अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हमने दोनों की यूनिट रखी, ऐसा यूनिट ऑफ बाई मास की होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है m की पावर 3। अभी बताया था यहाँ पे लेंथ की पावर 3 होती है, तो ये वाली हो जाएगी kg मीटर माइनस के 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को हम मेजरमेंट करने के लिए 3 मेजर स्केल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट होता है SI स्केल्स, जिसको हम केल्विन बोला था अभी, यानी कि SI स्केल्स कौन होगा, केल्विन होगा, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्सियस स्केल डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं, और इसको जो यूनिट होगी वो फ़ारेनहाइट होगी, ओके। अब 180 फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 100 डिग्री सेल्सियस के, या 1.8 फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 1 डिग्री सेल्सियस के। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। इसका अगर हम यूज करते हैं तो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट इनटू द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि इसका फॉर्मूला भी है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री, है ना। अगर हम फ़ारेनहाइट की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से 32 माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में उसकी वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारा आज की वीडियो का कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल क्या होता है, द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज इक्वल टू द 0 कैल्विन, यानी कि कैल्विन स्केल अभी बताया था मैंने तुमसे कि जो हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, है ना, मेजरमेंट करते हैं, वो SI यूनिट के अकॉर्डिंग कैल्विन में करते हैं। तो अगर हम कैल्विन स्केल पर देखें कि जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है कैल्विन में वो कितना होगा, 0 कैल्विन होगा, या 0 कैल्विन, है ना। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम कैल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो होता है -273.15 कैल्विन के। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है, 373.15 कैल्विन के। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द कैल्विन एंड सेल्सियस स्केल, यानी कि कैल्विन और सेल्सियस स्केल में रिलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा कैल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ओके। यानी कि अगर हम डिग्री सेल्सियस का जितना भी हमारे पास वैल्यू दी हुई होगी उसमें हम 273.15 ऐड कर देंगे तो वो वाला कैल्विन में चला जाएगा, है ना। यह हो जाएगा कैल्विन इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये 15 छोड़ देते हैं तो आ जाएगा 273। थैंक यू। अब यहाँ तक का आपने जो भी वर्क किया है उसे अच्छे से देख लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके। इससे नेक्स्ट वीडियो आपको कल या परसों कल मिल जाएगी, ओके। थैंक यू।